वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज हम देखने जा रहे हैं रामसर स्थलों को। और भारत में जो रामसर स्थल हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तो जो भारत के रामसर स्थल हैं उनकी संख्या है 75। ये वर्तमान की स्थिति है और आने वाले समय में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार अपडेट अवश्य ही कर लीजिएगा। करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो उनमें ये चीज़ें समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। तो कुछ नए अगर रामसर स्थल शामिल किए जाते हैं, जो कि हर वर्ष ही शामिल हो रहे हैं, तो उनके आधार पर आप जोड़ सकते हैं। फिलहाल 75 हैं और ये जो अपडेट है ये 20 दिसंबर 2022 तक की है। इसमें कुछ और जानकारियां हैं जो कि शुरुआत में आप देख सकते हैं। 13 सितंबर 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75। ठीक, और ये वेटलैंड से जुड़ा हुआ मामला है। आर्द्र भूमियाँ आप जानते ही हैं कि प्रकृति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अमेजन के वर्षा वन या जितने भी सदाबहार वन होते हैं वो प्रकृति के लिए फेफड़ों का काम करते हैं, वैसे ही जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो प्रकृति के लिए वृक्कों का अर्थात किडनियों का काम करती हैं। किडनी का काम क्या होता है? शरीर में जितनी अशुद्धियाँ हैं उनको छान लेना और उसे शरीर से बाहर निकाल देना, और जो रक्त है उसका शोधन कर देना। रक्त शुद्ध हो जाता है, शरीर के विकार दूर हो जाते हैं। कल्पना करिए अगर किडनियाँ खराब हो जाएं या काम करना बंद कर दें तो शरीर में विषैले पदार्थ भर जाएंगे और मनुष्य ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वही हाल प्रकृति का भी होता है। ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं अर्थात वेटलैंड्स हैं, ये प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने का, खासतौर पर जो जल है उसको स्वच्छ बनाए रखने का पूरा यत्न करती हैं। इनके माध्यम से पानी छनता हुआ जो धरातल का भूमिगत स्तर है, भूमिगत जल का स्तर है, वहाँ तक पहुँचता है। तो शुद्ध पानी को ये नीचे स्टोर करने का काम करती है, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको रिचार्ज करती है, रिफिल करती है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको अपने अंदर समा लेती हैं, तो पानी शुद्ध हो जाता है। एक कॉमन प्रोसेस है ये। दो इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं और सबसे ज़्यादा जो इनका महत्व आप देखते हैं तो ये बहुत सारी प्रजातियों को अपने पास संरक्षण देती हैं। बहुत सारे जलीय पक्षी, जीव जंतु इनके आश्रय में रहते हैं, तो ये बहुत ही उत्पादक भी होती हैं पारितंत्र के लिए। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण आवश्यक हो गया क्योंकि आने वाला जो समय है और वर्तमान समय जो चल रहा है, पूरे विश्व पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में भी जो ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है उसकी बात करें, भारत के पास इस समय सबसे ज़्यादा आबादी है, आप जानते ही। तो ऐसी स्थिति में रहने के लिए भूमि लोगों को कम पड़ रही। लोग अपने खेत और जो तमाम ऐसी ज़मीनें थी उनको बेचकर या उन पर अपने मकान बनवाना शुरू कर रहे हैं। कुछ ज़मीनें जो हैं वो रोड बनाने में चली जा रही हैं। तो ऐसे ही आर्द्र भूमियाँ भी संकट में हैं। समय के साथ साथ लोग इन्हें पटवा कर इनके ऊपर अवैध कब्जा करके और वहाँ अपना आवास या जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको करवा ले रहे हैं, या ऐसे भी ये प्रदूषण का शिकार हो जा रही है, प्लास्टिक के कचरे से ढककर ख़त्म हो जा रही है। तो कुल मिलाकर इनका अस्तित्व तो संकट में पड़ गया, और जब संकट में पड़ा तो इनके महत्व की ओर लोगों का ध्यान गया कि ये नहीं रहेंगी तब क्या होगा। और इस वजह से ये रामसर कन्वेंशन की नौबत आती है। रामसर ईरान का एक शहर है और वहाँ पर ये होता है, मतलब ये समझौता होता है आज से काफ़ी समय पहले, वो सब हम देखेंगे आगे। और उसमें प्रतिबद्धता कई सारे राष्ट्र जताते हैं। नतीजा ये होता है कि वो अपने अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनका संरक्षण करेंगे, और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं, जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनका संरक्षण करना ये हर देश का दायित्व होता है, हर नागरिक का दायित्व होता है। तो यहाँ आप देखें 2 फरवरी 1971 ये वो तारीख है जब ईरान में आयोजित किया जाता है। कैस्पियन सागर के तट पे ये शहर है रामसर, और इसीलिए इस समझौते का नाम पड़ जाता है रामसर कन्वेंशन। रामसर संधि कहा जाता है इसे, आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं चूँकि ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है। देखिए इसमें समझौता तो होता है 1971 में, लेकिन इसे बाकायदा लागू किया जाता है 1975 में। ये समय इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेष तौर पे जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। ऐसी आर्द्र भूमि जहाँ जल पक्षी यानी जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, प्रवासी के तौर पे भी आ सकते हैं या वहाँ के स्थानिक भी हो सकते हैं, तो उनको अपने यहाँ संरक्षण दिए हुए जो आर्द्र भूमि है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मानी जाएगी। अब यहाँ आप देखें, यह एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल संधि है। ठीक है, सरकारी संधि है या अंतर सरकारी है वो पता होना चाहिए, और आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के समन्वय इत्यादि का ये मार्गदर्शन देती है। न सिर्फ हम संरक्षण करेंगे बल्कि उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि मनुष्य उसका एक मूल स्वभाव होता है कि वो बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। हर काम के पीछे उसके अपना स्वार्थ छिपा होता है, तो फायदा यहाँ भी उसे नहीं मिलेगा तो नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इसलिए फायदा भी साथ में जोड़ दिया गया है।
और भारत में आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 4.7% है, यानी देश का जितना टोटल एरिया है, आप जानते हैं कितना है, वो यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका 4.7% जो हिस्सा है वो आर्द्र भूमियों से आच्छादित है। और ये सिर्फ एक किताबी डाटा है। हकीकत यह है कि हर गली मोहल्ले और गांव कस्बे में कुछ न कुछ आर्द्र भूमियाँ छोटी ही सही मौजूद होती हैं, भले ही वो रामसर में शामिल होने योग्य ना हो, लेकिन वहाँ जल पक्षी रहा करते हैं। कुछ बतखें आपको मिल जाएंगी, कुछ बगुले मिल जाएंगे। ये पानी में ही रहने वाले मूल रूप से जीव हैं। इस तरह के और भी जीव होते हैं, ठीक है। तो ये आर्द्र भूमियाँ जिन्हें कि हम गड़ही, पोखरी इस तरह की संज्ञा देते हैं, गड़हियाँ जिसमें कि तमाम जलकुंभी और सेवार उगी हुई आप देखते हैं, तो वो सब क्या हैं? आर्द्र भूमियाँ ही तो हैं। ठीक है कि वो कांवर लेक और सुरहा ताल जैसी नहीं है, लेकिन मतलब छोटे स्तर पर वो आर्द्र भूमियाँ हैं और उनका भी काम वही है। वो गंदगी को ऊपर ही रखती हैं और जो भूमिगत जल का स्तर है उसको मेंटेन रखती हैं। मैं अपने आसपास की चर्चा करना चाहूँगी। तो हमारे घर के बहुत ही पास में एक बड़ी सी गड़ही हुआ करती थी। समय बदला तो वहाँ एक बिल्डर जो है वो कब्जा कर लेता है और अवैध तरीके से उस गड़ही को पटवा देता है। अब होता यह है कि वो गड़ही जैसे ही पड़ती है, वहाँ के लोग जो समरसेबुल पंप लगाकर पानी की ख्वाहिश रख रहे थे, उनको पानी ही नहीं मिलता है। भूमिगत जल का स्तर इतना नीचे चला जाता है। मतलब क्या था? वो आर्द्र भूमि यानी जो गड़ही थी उसने भूमिगत जल के स्तर को मेंटेन करके रखा हुआ था। वहाँ पानी उतना हमेशा स्टोर रहता था और ज़मीन के अंदर वो धीरे धीरे करके पहुँचता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा एग्जाम्पल है, आर्द्र भूमियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ गिनी हुई संख्या बता दी गई है कि इतना क्षेत्रफल में फैली हुई हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है वो इससे कहीं ज़्यादा है। और बहुत सी ऐसी हैं जो सरकार की निगाह में ही नहीं है, तो उनका संरक्षण हमारा दायित्व है। अब यहाँ आप देखें तो भारत ने 1982 में, यहाँ देखें यह 1975 का है लागू हुआ, और 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए भारत के द्वारा। भारत सरकार थोड़ा बाद में सक्रिय होती है और भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। और मजे की बात और विडंबना भी यही है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आर्द्र भूमियों के अपहरण में और तेजी आ गई है और तेजी से ये विलुप्त होती जा रही। पता नहीं इसमें संरक्षण में कौन सी ऐसी खामी। इसके बाद देखें आगे, और खामी हमारे जनसंख्या तंत्र में है, और जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक जो समस्याएं हैं वो हल होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर की पॉइंट्स हैं। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है यानी रामसर के तौर पे अगर देखा जाए तो वो सुंदरवन है, और ये 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मैंग्रोव क्षेत्र है, आप जानते ही हैं। सुंदरी के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर का ये एकमात्र ऐसा अनोखा आवास है जहाँ पे बंगाल टाइगर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नहीं तो ऐसे दलदली इलाके में, मैंग्रोव क्षेत्र में बाघ का पाया जाना थोड़ा अद्भुत मालूम होता है, कहीं और नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं 4230 स्क्वायर किलोमीटर, काफ़ी अच्छा क्षेत्रफल है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। इसमें भी पटाव और जो प्रदूषण की स्थितियां हैं और अवैध मैंग्रोवों की कटाई होती है, तो वो सब समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही। इसके बाद भारत की सबसे छोटी रामसर साइट जो है वो रेणुका है, और रेणुका की अवस्थिति है हिमाचल में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ देखें, रामसर स्थलों की सबसे ज़्यादा संख्या भारत के कौन से राज्य में है? तो अभी पिछला जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग यूपी में थी, लेकिन अभी जो तमिलनाडु है वो आगे निकल गया। इसके पास टोटल 14 है। और भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल है वुलर। बताइएगा वुलर कहाँ पे है? प्रश्न एकदम आसान है। और अष्टमुदी जो है ये सबसे दक्षिणी, ठीक, ये सब रामसर साइट है। सबसे दक्षिणी अष्टमुदी आपने देख लिया। और कोई राज्य ऐसा भी हो सकता है, कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कोई ऐसा इलाका, दलदली इलाका ना हो। तो रामसर स्थल में जो शामिल होने वाला, या आप कह लीजिए कि उस प्रदेश में कोई रामसर स्थल नहीं पाया जाता है, ऐसे राज्यों में झारखंड आता है, नागालैंड आता है, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी इसी प्रकार का है, अरुणाचल भी है, मेघालय भी है और सिक्किम भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई आर्द्र भूमि होगी ही नहीं, लेकिन अभी तक उसे पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल पाया है, इसका यही मतलब। आगे चलते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल जो घोषित किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप का क्षेत्र था, और इसे 1974 में नामित किया गया था। आप समझ सकते हैं 1975 में ये संधि काम करना शुरू करती है, उससे पहले ही इसको नॉमिनेट कर दिया गया था। ये बड़ी बात। और रामसर संरक्षण के अंतर्गत बोलीविया जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। कन्वेंशन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है, उसके लिए पार्टियों की संख्या थी 172, और ये डाटा जो है ये 10 अक्टूबर 2021 तक का है। ये सारा मामला है, वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में दी हुई है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट वाज
कोबोर्ग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया, और इसको डिजाइनेटेड किया गया था 1974 में। और बाकी वही जानकारियां हैं जो आप देख रहे हैं। चूंकि हमने भारत के रामसर स्थलों की चर्चा प्रारंभ कर दी है तो ये सभी देख लेने चाहिए। ठीक, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, घोषणा कब हुई थी वो भी दी हुई है, कौन से स्थान में है मतलब कौन से राज्य में है ये भी दिया हुआ है। अब इसमें देखिए सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। घोषणा की तिथि तो बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, बस नया पुराना आपको पता होना चाहिए। सबसे नवीनतम कौन सी शामिल की गई है, सबसे पहले किसको डिक्लेयर किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्रोनोलॉजी हो सकता है प्रश्न को कठिन बनाने के लिए, अरेंज करने के लिए कह दे। तो एग्जैक्ट आपको डेट नहीं भी पता हो तो बस यही आइडिया होना चाहिए कि आगे पीछे कौन सा पहले मान्यता प्राप्त करता है। उसके अलावा क्षेत्रफल में भी वही चीज़ काम करती है। आप एक एक अंक नहीं रट सकते, डाटा नहीं रट सकते। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम किसका है, जैसे रेणुका को आपने देखा है ना, सबसे छोटी, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी नंबर रटने का इसमें कोई महत्व नहीं है, चाहे आप समीक्षा अधिकारी का प्री दे रहे हो या यूपीपीसीएस का। दोनों में ही इतना ज़्यादा एकदम फैक्ट पे आधारित जो प्रश्न है वो अब नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ उसमें तर्क होता है, लॉजिक होता है। हाँ, इसमें काम की चीज़ क्या हो सकती है, तो आर्द्रभूमि का नाम आपको पता रहे और राज्य पता रहे, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य में कौन सी आर्द्रभूमि है ये अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। थोड़ा कठिन बनाएगा तो जैसा बताया आपको इन दोनों से पूछा जाएगा, लेकिन उसमें भी आपसे आंकड़ा नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं अष्टमुदी जो कि सबसे दक्षिणी है और ये केरल राज्य में है। ठीक, और इसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन 2002 की है, पुरानी है, और 614 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण रिजर्व ये पंजाब में है। 26 सितंबर 2019, मोटे तौर पे 2019 आप याद रखिएगा, तो उसमें इसे डिक्लेयर किया गया था। और इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है, 64, सिर्फ 64। दशमलव में जो डाटा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है भितरकणिका, ओडिशा में है, आप जानते ही हैं, और ये मैंग्रोव क्षेत्र है जैसे सुंदरवन था। और इसे अगस्त 2002 में मान्यता मिलती है। 650 आर्द्रभूमि तो बहुत पुरानी है और भारत में उसे मान्यता भी थी, लेकिन रामसर में शामिल कब किया गया वो डेट दी हुई है। 650 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसके बाद आप यहाँ भोज को देख रहे हैं और चंद्रताल को देख रहे हैं। तो भोज जो है ये एमपी में है, 32 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, 2002 का ये भी है। चंद्रताल जो है ये हिमाचल का है और 2005 में इसको मान्यता मिलती है। काफ़ी छोटा है, 0.49 ये इसका क्षेत्रफल। इसके बाद चिल्का है उड़ीसा की, इसे अक्टूबर 1981 में, यहाँ देखें आप, अक्टूबर 1981 में शामिल किया जाता है रामसर साइट में। और उस समय ये संकटग्रस्त रहती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपको पता होगा, तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। बाद में ये उससे बाहर आ जाती है, अपने अंदर सुधार ले आके। ठीक है, तो 1981 में इसको शामिल किया गया था और 1165 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। देपोर बील ये असम में है। बील का मतलब होता है गहरा क्षेत्र जहाँ पानी रुकता हो, शाब्दिक तौर पे, तो असम में है और ये 2002 में मान्यता प्राप्त करता है। 40 ही इसका क्षेत्रफल है। यहाँ जितना भी है वो सब वर्ग किलोमीटर में है। अच्छा, इसके बाद देखें आप पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, बताने की आवश्यकता नहीं, 2002 का है और 125 इसका एरिया है। हरिके जो है ये पंजाब में है, पंजाब में आपने 2 देख लिए। 1990 में मान्यता प्राप्त करता है, 41, छोटा सा क्षेत्रफल। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर का है, केंद्र शासित प्रदेश, 2005 में मान्यता मिलती है, 13.75 ये इसका छोटा मोटा एरिया है। काबर लेक या काबर ताल इसको कहा जाता है, बिहार में है। ताल का मतलब होता है गढ़ही, उथली हुई उथला पानी का क्षेत्र जो कि कीचड़ युक्त हो, उसको ताल कहा जाता है। ठीक है, गढ़ही से थोड़ा बड़ा क्षेत्र होता है, गढ़हियाँ छोटी होती हैं और ताल जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो काबर ताल जो है ये बिहार में है असल में, 2020 में मान्यता मिलती है और 26.20 ये इसका एरिया है। कांजली पंजाब में है, पंजाब में आपने तीसरा देखा, 2002 की है, 1.83, काफ़ी छोटे छोटे हैं। पंजाब ही कितना बड़ा बचा है हमारे पास, उसका जो एक बड़ा हिस्सा था वो तो पाकिस्तान के पास चला गया है। तो जो छोटा सा पंजाब हमारे पास शेष बचा हुआ है उसके अंदर ये छोटी छोटी आर्द्रभूमियाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद केवला देवखाना है और ये राजस्थान में है, आप जानते ही हैं, 1981 का ये भी है, काफ़ी पुराना है और 28 मतलब काफ़ी समय पहले से मान्यता प्राप्त है। और 28.73 ये इसका क्षेत्रफल है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। और केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब का है, 3.43 इसका छोटा सा एरिया है और 2019 में इसको मान्यता मिलती है। इसके बाद आप 15वें नंबर पर कोलेरू को, आंध्र की है, आप जानते ही हैं, 2002 में इसको मान्यता मिलती है, 901 ठीक ठाक एरिया इसका मौजूद है। लोकटक मणिपुर की है, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर बना हुआ है, विश्व का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है। और यहाँ संगाई नाम का डांसिंग डियर पाया जाता है। फुंडी नाम की सड़ी हुई घास ये पानी की सतह पे तैरती रहती है, तो घास भूमि ऊपर से बिछी हुई है, अंदर पानी पाया जाता है।
तो इसीलिए सतह स्थिर नहीं रहती है। तो हिरण जब चलता है तो ऐसा लगता है कि वो नृत्य कर रहा है, तो लोग इसे डांसिंग डियर कहते हैं। और वर्तमान में ये भी गंभीर संकट से दो चार हो रही है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। 1990 में ही इसको मान्यता मिल गई थी, लेकिन पर्याप्त संरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है। और 266 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। लोनार महाराष्ट्र की है, रंग बदलती रहती है अक्सर, और 4.27 ये इसका स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल है। 2020 में इसको मान्यता मिलती है। नल सरोवर ये सब नए वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। जैसे नल सरोवर को आप देख रहे हैं, गुजरात का है, 120 इसका क्षेत्रफल है। नंदुम मंदबेश्वरी इसको कहा जाता है, नंदुर मंदबेश्वरी, और ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये जो आर्द्र भूमि है रामसर है, ये महाराष्ट्र का है। 2019 में मान्यता मिलती है और ये 14.37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नांगल पंजाब में है, 1.16 इसका पूरा है, जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, आप देख रहे हैं। 2019 में मान्यता मिलती है। और क्या क्या है यहाँ देखिए आप, नवाबगंज को उत्तर प्रदेश का है और 2019 में मान्यता प्राप्त करता है, छोटा सा है, 2.2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। पार्वती अर्गा ये भी यूपी का है, आप जानते ही हैं, 2019 में इसको भी मान्यता मिली थी। ये थोड़ा सा बड़ा है, 7.22 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पॉइंट कैलिमर ये तमिलनाडु में है, ये वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ आर्द्र भूमि, और 385 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा विस्तृत है। इसके बाद आप देख रहे हैं पोंग डैम को, तो पोंग डैम हिमाचल में है, 2002 में मान्यता मिलती है, 156 के आसपास, 156-57 ऐसे करके इसका एरिया है। रेणुका हिमाचल में ही है और ये सबसे छोटी है, मात्र 0.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, 2005 में मान्यता मिलती है। रोपड़ झील आपके पंजाब में है, 2002 में मान्यता प्राप्त की थी रामसर के रूप में, 13.65 इसका टोटल एरिया है। रुद्र सागर त्रिपुरा का है, 2.4 छोटा सा एरिया, 8 तारीख को, मतलब नवंबर की 8 तारीख 2005 में इसको मान्यता मिलती। समन पक्षी अभ्यारण्य, और ये आर्द्र भूमि जो है ये यूपी की है, 2019 में इसको भी मान्यता मिलती है, 52.63 ये एरिया है। समसपुर भी यूपी का है, इसे भी 2019 में ही मान्यता मिलती है। ठीक है, और 79.94 ये इसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है। इसके बाद सांभर राजस्थान की है और ये अभी भी संकट में है, 240 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका एरिया है, ठीक ठाक है। 1990 में ही इसको मान्यता मिलती। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यूपी का है, 2019 में इसको भी मिलता है। 2019 में बहुत सारी जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये 30.85 टोटल स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद सरसई नवार यूपी का है और ये 2019 में सितंबर में मान्यता प्राप्त करता है, 16.13 ये इसका टोटल एरिया है। षष्ठम कोट्टा झील जो है ये आपकी केरल में पड़ती है, यहाँ देख रहे हैं आप, 2002 की है और मतलब मान्यता 2002 में मिलती है और 3.73 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है। सुंदरवन सबसे बड़े साइज़ का है, 4230 मैंग्रोव क्षेत्र है। सुंदरी के वृक्ष जो कि मैंग्रोव होते हैं असल में, वो यहाँ पर उगते हैं और समुद्र के किनारे एक सघन बाढ़ का निर्माण करते हैं जो कि सुनामी जैसी भीषण लहरों को भी रोकने में सक्षम होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 2019 में मान्यता प्राप्त करता है। इसके बाद सुरिनसर मानसर ये जम्मू कश्मीर में है, 2005 3.5 एरिया है। सुर सरोवर 41वां है, ध्यान दीजिएगा, और ये यूपी का है। सूर सरोवर भी लोग कहते हैं, सुर सरोवर भी कहते हैं। 2020 में इसको परमिशन मिली थी रामसर में शामिल होने की और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4.31 है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये भी यूपी का है और ये भी 2020 में मान्यता प्राप्त करता है, 4.4 के आसपास इसका एरिया है। स्योकर आर्द्र भूमि जो है ये आपके लद्दाख में है। स्यो का मतलब यहाँ जो आप आधा त और स देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब होता है तालाब या पानी का एक बड़ा क्षेत्र, जलाशय। तो कुल मिलाकर स्योकर आर्द्र भूमि जो है ये असल में लद्दाख की है और सो मोरीरी जो है ये भी आपके लद्दाख में है। 2020 में एक को मिलती है मान्यता और यहाँ देख रहे हैं आपकी क्षेत्रफल जो दिया है वो इसका थोड़ा सा कम है और जो सो मोरीरी झील है यहाँ आप देख रहे हैं 39वें नंबर पे, सो मोरीरी जो है उसका 120 है। ये स्क्वायर किलोमीटर में एरिया दिया हुआ है। यहाँ अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट से नरोरा खंड यहाँ जो ये आर्द्र भूमि के तौर पे यूपी में शामिल किया गया है, मतलब यूपी की ओर से शामिल किया गया है। 2005 में मान्यता प्राप्त करता है, 265 के आसपास इसका एरिया है। बिम्बानद कोल वेटलैंड ये केरल का है, ये 1512 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है। और उसके बाद बुलर झील को आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की है ये और 1990 की ही मान्यता मिली हुई है, 189 इसका क्षेत्रफल है। भिंडावास हरियाणा का है, 2021 4.12। सुल्तानपुर जो है ये भी हरियाणा का है, एक यूपी में भी सुल्तानपुर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा का है, 2021 अगस्त में इसको भी मान्यता मिली थी। काफ़ी छोटा है, 1.425, सिर्फ इतना ही क्षेत्रफल।
थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बाद में शामिल की गई थी 2021 में ही, और 6.99 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका एरिया है, गुजरात में है। बधवाना या वाधवाना इसको कहा जाता है, गुजरात में ये भी वेटलैंड है, 6.30 इसका टोटल एरिया है। अगस्त 2021 में इसको भी मान्यता प्राप्त होती है। और हैदरपुर आर्द्रभूमि, थोड़ा नीचे चलते हैं, ये यूपी की है, 2021 दिसंबर में इसको मान्यता मिलती है, 69.08 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया है। खिजड़िया गुजरात का है और ये 2022 में मान्यता प्राप्त किया था, फरवरी। और मज़े की बात देखिए, यहाँ ये उसी तारीख पर रामसर में शामिल होता है जो आर्द्रभूमि दिवस के तौर पे सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, 2 तारीख जो फरवरी की होती है उसको हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस के तौर पे मनाते हैं, तो उसी तारीख में इसे मान्यता मिलती है और 6.05 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। इसके बाद बखीरा आ गया अपने यूपी का, 2022 में मान्यता प्राप्त करता है, सेम वही तारीख है जो इसकी है, 29 के आसपास इसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है। कारीकिली तमिलनाडु का है और ये जुलाई में मान्यता प्राप्त करता है 2022 में, और छोटा सा है, 0.58, मतलब मोटे तौर पे आप कह सकते हैं 0.6 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट दलदली क्षेत्र है, तमिलनाडु का है, 2022 जुलाई में मान्यता मिलती है, 12.47 के आसपास इसका एरिया है। पिंचवरम तमिलनाडु का ये भी है और 26 जुलाई 2022 को ये मान्यता प्राप्त करता है। बाकी 14.78 के आसपास, मतलब मोटे तौर पे आप कह सकते हैं 15, तो 15 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्र है। पिंचवरम के ठीक नीचे आप पाल को देख रहे हैं, ये पाला भी कहा जाता है और पाल भी कहा जाता है, जो आप बुलाना चाहें। तो पाला आर्द्रभूमि जो है ये आपकी जुलाई की है, मतलब मान्यता इसको मिलती है। मिजोरम में है, ये ध्यान दीजिएगा, 18.5 इसका टोटल एरिया है। इसके बाद सांख्य सागर है, ये संख्या सागर नहीं है, सांख्य सागर है, और ये मध्य प्रदेश का है और ये अगस्त 2022 में मान्यता प्राप्त करता है, छोटा सा है, 1.61 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया है। इसके बाद आप सिरपुर को देख रहे हैं, सिरपुर वेटलैंड, ये भी मध्य प्रदेश का है, 2022 अगस्त में मान्यता मिलती है, 1 यहाँ थोड़ा सा सांख्य सागर और सिरपुर में कन्फ्यूज़न हो गया। देखिए, सांख्य सागर का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और सिरपुर का कम है, इसका 1.61 है। बाकी दोनों को जुलाई अगस्त में, एक को जुलाई में और एक को अगस्त में मान्यता मिलती है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको जानना आवश्यक है। इसके बाद रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये भी अगस्त में ही मान्यता प्राप्त करता है 2022 में। इसकी लोकेशन है कर्नाटक राज्य, 5.1 के आसपास इसका एरिया है। नंदा लेक या नंदा झील गोवा की है और ये भी अगस्त 2022 में मान्यता प्राप्त करती है, छोटी सी है, 0.4 इसका एरिया है। सतकोशिया गार्ज जो है ये ओडिशा का है और ये भी 3 अगस्त 2022 की तारीख में मान्यता प्राप्त करता है रामसर साइट की, और ये 981.96 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद उदय मार्थपुरम पक्षी अभयारण्य है और ये तमिलनाडु में स्थित है, 2022 अगस्त में इसको मान्यता मिलती है, छोटा सा है ये भी। इसके बाद वेदांतथंगल है, ये तमिलनाडु का है, ये भी सेम वही डेट है, उसी में मान्यता प्राप्त करता है। एरिया काफ़ी कम इसमें दिया हुआ है, मतलब वही 0.4 चल रहा है, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा। वेलोड जो है ये भी तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में इस समय सर्वाधिक हैं, आप जानते ही हैं। तो वेलोड जो है ये भी तमिलनाडु में है और वही समान तारीखें चलेंगी, सबको एक साथ मिली थी मान्यता, और इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.7, ठीक है, 0.7 ये वाला दिया हुआ है। इसके बाद बेम्बानूर वेटलैंड है और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, दोनों ही तमिलनाडु में है। मान्यता का जो समय है वो एक समान है, वही अगस्त वाला चल रहा है। इसमें से बड़ा जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, काफ़ी बड़ा है, 526.71 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका अच्छा खासा क्षेत्रफल है। लेकिन बेम्बानूर जो है ये काफ़ी छोटा है, बेम्बानूर भी कहा जाता है इसको, और इसका जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ 0.19 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ऐसे छोटा बड़ा करके आप देख रहे हैं। अगर ज़्यादा ही आपको एरिया रटने की ख्वाहिश होगी ना, तो एक काम आप कर सकते हैं कि प्रदेश का नाम लिख लीजिए, जैसे तमिलनाडु। अब उसके बाद तमिलनाडु में जितनी भी रामसर साइट हैं उन सबको एक साथ लिस्ट बना लीजिए और उसमें ये इंडिकेट कर लीजिए कि इनमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, सबसे पहले कौन सी रामसर में शामिल हुई थी, सबसे बाद में कौन सी। अगर ज़्यादा आपको फैक्ट में रुचि है तो आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये डाटा उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क के आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कुंतकुलम और ये तमिलनाडु का है, वही एक समान तारीख चल रही है, 0.7 इसके एरिया के तौर पे आप देख रहे हैं। टाम्परा ये उड़ीसा की है, ये सितंबर में शामिल की गई थी, 13 सितंबर को 2022 में, और 654 अच्छा खासा इसका क्षेत्रफल है। हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा का है, 2.31 छोटा सा क्षेत्रफल है इसका, डेट वही सितंबर वाली है, मतलब 13 सितंबर 2022। अंशुपा भी उड़ीसा की ही है, ओडिशा के पास भी ठीक ठाक मात्रा में आर्द्र भूमियाँ हैं, मतलब रामसर साइट
और ये 13 सितंबर 2022 की तारीख, 8.22 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया। यशवंत सागर जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है और ये भी उसी सेम तारीख पर मान्यता प्राप्त करता है, एक समान तारीखें हैं सभी। 2.6 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। चित्रांगुदी ये तमिलनाडु में है, चित्रांगुदी पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी। तो ये भी एक रामसर स्थल है, दलदली क्षेत्र है पानी वाला, जलीय पक्षियों का आवास। और ये 13 सितंबर 2022 को मान्यता प्राप्त करता है। काफ़ी छोटा है वैसे, 0.94 के आसपास इसका पूरा विस्तार। सुचिंद्रम थेरूर या थरूर आप कह सकते हैं, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कई सारे हैं और ये 13 तारीख को ही मान्यता प्राप्त करता है। तमिलनाडु में आप 13-13-13 देखेंगे, इधर सब सितंबर वाला है। जैसे पीछे हमने अगस्त वाली डेट देखी थी, वैसे ही यहाँ सितंबर चल रहा है। तो एक डेट पे बहुत सारी आर्द्र भूमियों को नॉमिनेट किया जाता है, मान्यता मिलती है। अब यहाँ ये सितंबर में मान्यता प्राप्त करता है, बहुत बड़ा नहीं है, 1.12। और वडुवडूर जो है, माफ कीजिएगा, वडुवूर या वदुवूर भी कहा जाता है। तो ये पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी, और तमिलनाडु की है। ये सितंबर में मान्यता प्राप्त करती है, छोटी सी है, यहाँ आप एरिया देख रहे हैं। इसके बाद करंजीकुलम तमिलनाडु का, थोड़ा बड़ा है, 65.21। डेट वही एक समान है, डेट में कोई परिवर्तन नहीं है। थाणे क्रीक को देख लीजिए, थाणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, तो बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं, है ना। तो लोकेशन इसकी महाराष्ट्र है, 48.12, ठीक ठाक क्षेत्रफल दिखाई देता है। डेट वही चल रही है। और हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर का है, और शालबुग जो है वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर का है। इसमें से बड़ा आपका शालबुग है, जो कि 16.75 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और डेट वही है सितंबर, मतलब 13 सितंबर 2022, वहाँ तक हमने अपडेट किया। तो कुल मिलाकर हमने 75 रामसर स्थलों का परिचय प्राप्त किया, जो कि हमारे देश में मौजूद है। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम होगा, उसमें हम राज्यवार इनकी संख्या को देखेंगे, मतलब किस राज्य में कितने पाए जाते हैं। और वो सब अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये 25 मिनट से ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। ज़्यादा लंबा बनाना उद्देश्य नहीं है, छोटे छोटे पार्ट में, भले ही पार्ट्स ज़्यादा देने पड़े, लेकिन उसी में हम कवर करवाएंगे। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।